इस फिल्म की शुरुआत होती है फ्रैंक चैम्बर से। फ्रैंक एक ड्रिफ्टर है, यानी उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं है और ना ही उसकी कोई परमानेंट जॉब है। इधर उधर के काम करके इनकम जनरेट करता है। कई बार तो वो गैम्बलिंग भी करता है। अपनी इस खानाबदोश जिंदगी को जीता हुआ वो पहुंचा है एक हिली इलाके में। ये इलाका कैलिफोर्निया के रूरल इलाके में है। डिप्रेशन का दौर चल रहा है। फ्रैंक यहाँ डिनर करने के लिए एक होटल में रुकता है। उसके पास यहाँ काम तो है नहीं। यहाँ उसने काम ढूंढा और यहीं पर काम करना शुरू कर दिया। इस छोटे से होटल में डाइनर की देखरेख करती है कोरा स्मिथ। कोरा काफी खूबसूरत है। उसका हस्बैंड निक काफी बूढ़ा हो चुका है, इसीलिए तो होटल का सारा काम कोरा को देखना पड़ता है। अब जब फ्रैंक ने यहाँ काम करना शुरू किया है तो वो कोरा का हाथ बटा देता है। यहाँ में निक के बारे में पता चलता है। निक ग्रीस से आया था। बाद में उसने यहाँ इमिग्रेशन ले लिया। वो काफी हार्ड वर्किंग था। उसकी मेहनत से यह होटल इस इलाके में काफी मशहूर हुआ। फ्रैंक यहाँ काम करते हुए कोरा से नजरें नहीं हटा पाता। एक शाम जब निक यहाँ नहीं है तब वो कोरा के साथ जबरदस्ती करता है। कोरा इन सब से इनकार करती है, पर फ्रैंक उसे नहीं छोड़ता। फ्रैंक के अथक प्रयासों के बाद कोरा राजी हो जाती है। इसके बाद दोनों यहाँ जिस्मानी संबंध बनाते हैं। इन सब के बाद इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया है। निक के पीठ पीछे दोनों काफी हिंसात्मक तरीके से संभोग करते हैं। कोरा अपनी परिस्थितियों से परेशान है। निक से वो प्यार नहीं करती, जो काफी उम्रदराज है। वो इस डाइनर पर काम करती है जो कि निक का है। वो तो ये चाहती है कि डाइनर उसका हो जाए और वो इसे अपने तरीके से चलाते हुए और भी बड़ा बना दे। अगली बार जब फ्रैंक कोरा के साथ हम बिस्तर होना चाहता है तब वो इनकार कर देती है, पर फ्रैंक उसके साथ जबरदस्ती करके उसे मना ही लेता है। दरअसल ये कोरा का तरीका है फ्रैंक को अपनी तरफ और भी आकर्षित करने का। अब रात को अक्सर कोरा और फ्रैंक एक साथ जिस्मानी संबंध बनाते हैं। आज फ्रैंक की यहाँ आखिरी रात है। कोरा कहती है, कल से तुम यहाँ से चले जाओगे, मैं अकेली हो जाऊंगी। अगली सुबह जब फ्रैंक बैठा है अकेले में तब वो ताश के पत्ते खेलने में मशगूल है। कोरा उसके पास जाती है। वो कहती है कि वो भी उसके साथ आना चाहती है। फ्रैंक कहता है कि वो शिकागो जा रहा है, तुम अगर चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। इन सब के बाद कोरा भी उसके साथ जाने को राजी हो गई है। इस तरह दोनों शिकागो पहुंचे हैं। फ्रैंक यहाँ भी गैम्बलिंग करता है। वो कोरा से पैसे मांग रहा है। वो कहता है कि आज उसका लकी डे है और वो और भी पैसे जीत सकता है। कोरा कहती है, मैंने पैसे डाइनर पर काम करते हुए सेव किए हैं, मैं तुम्हें इन्हें जुए में नहीं खेलने दूंगी। फ्रैंक अपने पास के हैट को गिरवी रखकर उससे भी गैम्बलिंग में लगा देता है। इस तरह वो यहाँ काफी पैसे जीत गया है। जीतने के बाद वो पैसे उठाता है और जाकर देखता है तो कोरा गायब है। वो उसे जगह जगह ढूंढता है पर कोई फायदा नहीं। कोरा उसे छोड़कर जा चुकी है, पर उसे मालूम है कि कोरा कहाँ जा सकती है। वो वापस उसके डाइनर पर पहुंचा है। यहाँ वो कोरा को पाता है जो कि निक के साथ इस डाइनर को संभालने में लगी है। फ्रैंक अपने जीते हुए पैसे कोरा को देता है। वो कोरा से पूछता है कि तुम वापस क्यों आ गई। कोरा कहती है, निक हमें कैसे भी ढूंढ ही लेता, फिर हम दोनों को मार देता। फ्रैंक अब कोरा से प्यार करता है। कोरा कहती है, मैं इस लाइफ में थक चुकी हूँ। एक बूढ़े आदमी के लिए मैं अपनी लाइफ बर्बाद किए जा रही हूँ और हर रोज इस डाइनर पर नौकरों की तरह काम करती हूँ। आज की रात इन्हें यहाँ से ऑर्नामेंट्स लेकर भागने की प्लानिंग की है और निक को मारने की भी। रात के अंधेरे में कोरा निक पर हमला करती है। फ्रैंक कार लिए कोरा का इंतजार कर रहा है। एक पुलिस वाला फ्रैंक से मिलने आता है। वो उसे बातचीत करके चला जाता है। वो अच्छी तरह जानता है कि फ्रैंक किस तरह छोटे मोटे गैम्बलिंग करता है। उसे शक है कि आजकल उसका खूबसूरत कोरा से टाका भिड़ा है। पुलिस वाले के जाने के बाद फ्रैंक कोरा के पास आता है। निक को चोट तो आई है पर वो मरा नहीं है, यानी इनकी प्लानिंग फेल हो गई। निक को ये हॉस्पिटल ले जाते हैं। कोरा कहती है, हम पुलिस से कहेंगे कि रात को बिजली गिरी और निक के साथ ये हादसा हो गया, यानी ये एक्ट ऑफ गॉड है। पुलिस छानबीन करने आती भी है। इन्हें मरी हुई बिल्ली मिलती है। इससे तो यही लग रहा है कि इलेक्ट्रिक बोर्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ होगा। इस तरह फ्रैंक और कोरा बच गए हैं। इस खुशी में रात को ये दोनों धुआंधार संभोग करते हैं। कुछ ही दिनों में निक ठीक हो गया है। उसने पार्टी रखी है। उसकी नज़रों में तो फ्रैंक हीरो है जिसने उसकी जान बचाई। वो यहाँ काफ़ी इंजॉय कर रहा है और सबसे अनाउंस करते हुए कहता है कि फ्रैंक की वजह से वो जिंदा है। कोरा बाद में फ्रैंक से कहती है, हमारे बीच जो कुछ था उसे भूल जाओ, अब हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। पर फ्रैंक ने हार नहीं मानी है। वो इस बार खुद निक को मारना चाहता है। रात को निक कोरा के साथ हम बिस्तर होना चाहता है। कोरा उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है पर निक उसका बलात्कार करता है। फ्रैंक अब यहाँ से जा रहा है। वो भी हालातों से हार मान चुका है, यानी निक मरेगा नहीं
और कोरा उसके डर से उसके साथ जाएगी नहीं। जब वो जाने को है तभी कोरा उसके पास आई है। वो कहती है, निक चाहता है कि मैं उसके बच्चे को जन्म दूं। वो रोते हुए कहती है कि वो ये सब नहीं करना चाहती। फ्रैंक उसे गले से लगाकर कहता है कि वो इन सब का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। कोरा निक के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकलती है। इन्होंने फ्रैंक को भी मैकेनिक के तौर पर साथ में ले लिया है। वो रास्ते भर असिस्टेंट का काम करेगा। रास्ते में कोरा कार को रोकती है। फ्रैंक निक पर पीछे से हमला करता है। निक यहीं मर जाता है। उसकी बॉडी को दोनों बाहर फेंक देते हैं। ये जीप को पहाड़ी से ढकेलने जाते हैं, पर जीप ज्यादा नीचे नहीं जाती। इसके बाद दोनों और नीचे जाकर जीप के पास पहुंचते हैं। वो उसे पुश करते हैं, पर दोनों आपस में ही लड़ पड़े हैं। फ्रैंक को लगा कि कोरा उसे धक्का दे रही है। कोरा कहती है कि वो भला उसके साथ धोखा क्यों करेगी। दोनों में यहाँ लड़ाई होती है और इसके बाद दोनों संभोग भी करते हैं। कोरा जब ऊपर की तरफ जा रही है तो फ्रैंक जीप के पास जाता है। जीप समेत वो नीचे की तरफ गिर जाता है। कोरा हेल्प के लिए रोड पर जाती है। इस तरह ये मामला अब पुलिस केस में तब्दील हो गया है। फ्रैंक बच गया है। पुलिस फ्रैंक से पूछताछ करती है। फ्रैंक की बातों से इन्हें ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि निक के मर्डर में इन दोनों का हाथ है। डिटेक्टिव निक के इंश्योरेंस पॉलिसी को दिखाता है, जो कि $10,000 की है। वो कहता है कि कोरा तुम्हें बेवकूफ बना रही है, वो $10,000 खुद रखने वाली है। फ्रैंक कहता है कि उसका निक के मर्डर में कोई हाथ नहीं है। डिटेक्टिव के जाने के बाद लॉयर कर्ज आया है, उसे कोरा नहीं भेजा है। मामला कोर्ट में पहुंचा है। कर्ज ने दलील दी है कि जब पहली बार निक मरते मरते बचा था तब उसने पार्टी रखी थी। उस पार्टी में उसने अनाउंस किया था कि फ्रैंक की वजह से उसकी जान बची और किस तरह फ्रैंक ने उसे सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया। कर्ज कहता है, तो भला ऐसे में रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि फ्रैंक ने निक की जान ली हो। पुलिस के पास भी ऐसा कोई सबूत है नहीं जिससे वो हादसे को मर्डर में साबित कर सके। इस तरह फ्रैंक और कोरा दोनों इस केस में बच गए हैं। दोनों को फ्री कर दिया जाता है। कोरा फ्रैंक से कहती है कि उसे इंश्योरेंस मनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फ्रैंक उसकी बात पर यकीन कर लेता है, पर कोरा 6 महीने तक ये स्टेट नहीं छोड़ सकती। वो अब अकेले इस डायनर को चलाना शुरू करती है, जबकि फ्रैंक उसके 6 महीने कंप्लीट होने का वेट कर रहा है। वो कोरा से कहता है, 2 महीने बाद तुम्हारे 6 महीने का प्रोबेशन पूरा हो जाएगा, फिर हम ये स्टेट छोड़ देंगे। कोरा कहते हैं कि तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं नहीं जाने वाली। मैं तो हमेशा से इस डायनर को चलाना चाहती थी। फ्रैंक भी कोरा को छोड़कर नहीं जाना चाहता। रात को दोनों हम बिस्तर होते हैं। इस तरह अब दोनों साथ में हैं। इन सब में कोरा अपने डायनर को अपने तरीके से चलाए जा रही है। कुछ समय के लिए कोरा आउट ऑफ टाउन गई है। फ्रैंक की मुलाकात हुई है मैड्स गॉरलैंड से। कुछ ही समय में दोनों में आकर्षण उत्पन्न हुआ। दोनों आपस में जिस्मानी संबंध बनाते हैं। इस तरह कोरा की गैर हाजिरी में फ्रैंक ने गॉरलैंड से अफेयर शुरू कर दिया है। 1 हफ्ते बाद कोरा वापस लौटी है। वो फ्रैंक से बताती है कि वो फ्रैंक के बच्चे की माँ बनने वाली है। दोनों अब बड़े खुश हैं। अब ये नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। उसी रात को कर्ज का असिस्टेंट कैनेडी पहुंचा है। वो कहता है, मैं जानता हूं कि निक के मर्डर में तुम दोनों का हाथ है। मेरे पास सबूत भी है। मैं तुम दोनों को एक्सपोज कर दूंगा। वो इन दोनों से $10,000 की डिमांड करता है। फ्रैंक यहाँ गुस्से में आता है। वो कैनेडी को काफी बुरी तरह मारता है। इस तरह ये कैनेडी से उन डॉक्यूमेंट्स को छीन लेते हैं। यानी अब सारे सबूत फ्रैंक के पास हैं। थोड़े समय के लिए अब फ्रैंक आउट ऑफ टाउन गया है। गॉरलैंड मिली है कोरा से। उसने कोरा को फ्रैंक के साथ हुए अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया है। फ्रैंक जब वापस लौटा है तब कोरा उसे कन्फ्रंट करती है। वो कहती है, तुम्हारे रगों में भी दगाबाजी है, तुमने मुझे चीट किया। अब वो पुलिस को फोन लगाकर बताने जा रही है कि निक के मर्डर में फ्रैंक का हाथ है, पर फ्रैंक उसे फोन छीन लेता है। इन दोनों के बीच अब मन मुटाव काफी बढ़ गया है। अगली सुबह फ्रैंक कोरा के पास जाता है। वो कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कोरा कहती है, तुम सिर्फ मेरा मुंह बंद करना चाहते हो। फ्रैंक कहता है कि अगर उसे मुंह बंद करना ही होता तो उसके साथ हिंसक भी हो सकता था, पर वाकई में उससे प्यार करता है। कोरा को भी अब फ्रैंक की बात समझ में आ गई है। वो उसके इस प्रस्ताव को कबूल कर लेती है। दोनों यहाँ चुंबन क्रिया करते हैं। इस तरह दोनों ने अब शादी कर ली है। दोनों अपने फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं। साथ में काफी एंजॉय करते हैं। फ्रैंक भी खुश है कि कोरा अब उसके बच्चे को जन्म देने वाली है। दोनों वेकेशन मनाने कार ड्राइव पर निकलते हैं। तभी रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो जाता है। घायल फ्रैंक कोरा के पास पहुंचा है। वो देखता है कि कोरा अब मर चुकी है। फ्रैंक उसकी लाश के आगे आंसू बहाता है। अब उसे महसूस हो रहा है कि कोरा उसके लिए क्या थी, पर अब वो जा चुकी है।
इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है।